हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विकास विकसित, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था वर्ण और स्वर वर्ण। वर्ण पढ़े थे और स्वर वर्ण, और उसके मतलब दो भेद, जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, उसको हम लोग अच्छे से जाने थे। इस वीडियो पर आप लोग फुल सपोर्ट किया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण वर्ण के आगे पढ़ेंगे, स्वर्ण वर्ण का भेद देखेंगे। अगर टाइम बचेगा तो व्यंजन वर्ण का भेद देखेंगे। देखते हैं। देखिए, वर्ण पढ़े थे हम लोग, दो तरह के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। इसमें स्वर्ण वर्ण पढ़े थे कि वैसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है, जैसे अ आ इ उ पढ़े थे। और पढ़े थे हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़े थे कि वैसा वर्ण जिसमें उच्चारण करते समय स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण में बोले थे क, ख, ग, घ, ये सब पढ़े थे कि नहीं? अड़ा, ये सब पढ़े हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़े थे। और वही स्वर वर्ण में पढ़े थे आ ई ये सब पढ़े थे, मतलब 11 ऐसे करके पढ़े थे, ठीक ना? तो और इसी को आगे हम लोग लेकर चलते हैं स्वर्ण वर्ण को। व्यंजन वर्ण बाद में पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों आप लोग को पढ़ा दिए थे, लेकिन आज हम लोग स्वर वर्ण पढ़ते हैं और उसके जो भेद है वो पढ़ते हैं। उसमें भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे भेद में। एक होता है संधि स्वर, एक मूल स्वर बता दिए थे। मूल स्वर जैसे अ, छोटी छोटी वो और री पढ़े थे। और बाकी जो 7 बजते हैं, जैसे आ हो गया, बड़ी बड़ी ऊ, ए ओ आओ, ये सब पढ़े थे हम लोग संधि स्वर में, है कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण के भेद देखते हैं। देखिए, स्वर वर्ण के 3 भेद। देखिए, हम लोग देखते हैं आज कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद? 3 भेद होते हैं, ठीक ना? देखते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक ना? तो आज हम लोग देखते हैं 3 प्रकार के स्वर, नहीं, प्लुत में छोटी मात्रा पड़ेगा। देखिए, ह्रस्व स्वर देखते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व दीर्घ आप लोग को बताए हैं, जो बताए ना, वो संधि और ये स्वर संधि, और बताए नहीं, संधि नहीं, यानी कि क्या बताए थे? वो जो मूल स्वर आसानी सर बताए थे ना, वो है। तो यही जो मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है ना, वही मूल स्वर है। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब छोटी इकाई, ह्रस्व कहने का मतलब छोटी, और दीर्घ कहने का मतलब बड़ी। जैसे आप लोग देखते होंगे, दीर्घ मतलब होता है ना, दीर्घ होता है, और ह्रस्व होता है। ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे देखते हैं, ह्रस्व में आ जाता है अ, छोटी ई, छोटी ऊ और एक री। इसी को हम लोग कल क्या पढ़े थे? मूल स्वर पढ़े थे, है कि नहीं? मूल स्वर पढ़े थे। तो ह्रस्व स्वर वैसा स्वर होता है जो जिन स्वरों को उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर वैसा स्वर जिससे उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, यानी कि नाक के बराबर समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री, ये सबको बोलते हैं हम लोग, तो बहुत कम समय लगता है। ऐसा नहीं कि हम जोर से, यानी कि समय लेकर बोल लेंगे, नहीं, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? एकदम कम से कम समय लगता है। वही कहता है ना, ह्रस्व स्वर वैसा स्वर कहलाता है जिसे उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ और री, ये सब को जब हम लोग बोलते हैं ना, तो नाक के बराबर समय लगता है, तुरंत बोलना चाहिए। जैसे अ, ई, उ, री, ऐसे बोलेंगे ना, तो कम से कम समय लेना है। बोलते समय लोग कैसा समय लेना है? बहुत कम समय लेना है। लेकिन उसी को जब हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर, तो इसके तुलना में दोगुना समय लगता है हम लोग को। इसके किसके तुलना में? ह्रस्व स्वर के तुलना में दोगुना समय लगता है। किसमें? ये दीर्घ स्वर में। ऐसे ये दीर्घ मतलब बड़ा होता है कि नहीं? तो किससे बड़ा? ह्रस्व स्वर से बड़ा। तो ऐसे हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं, वैसा स्वर जिससे उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है। क्या लगता हो? नहीं, सॉरी, दीर्घ स्वर वैसा स्वर जिससे उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। किससे? यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगुना समय, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, आओ, ये सब क्या हो गया?
दीर्घ स्वर हो गया, दीर्घ स्वर इसी को हम लोग पढ़े थे आप लोग कल, संधि स्वर के रूप में पढ़े थे, है कि नहीं। संधि स्वर यानी कि दो स्वरों से मिलकर बनता है, यानी कि अपने जैसे कितने स्वरों से, दो स्वरों से मिलकर बनता है। तो ह्रस्व स्वर हम लोग क्या बताए, वैसा स्वर जिसे बोलते समय कम से कम समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर बताए थे वैसा स्वर जिसे उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। यानी कहने का मतलब ह्रस्व स्वर जितना समय में बोलते हैं ना हम लोग, उससे ज्यादा समय किसमें बोलने में लेना है, ये दीर्घ स्वर पे। जैसे बोलते हैं आ, बड़ी ई बोलना है तो ई, बड़ी ऊ बोलना है तो ऊ, ए बोलना है तो ए ऊ औ, ऐसे करके। ये नहीं कि आ ई ऐसे बोलेंगे तो उच्चारण क्या हो जाएगा हमारा, गलत। बोलने का तो बोल देंगे लेकिन उच्चारण जो हमारी है ना वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक ना। तो वही क्या कहता है, जो दीर्घ स्वर है कहता है कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। आई बात समझ में। तो ऐसे आप लोग, अब से आप लोग अगर बोलते बोलिएगा तो आ है जो कम समय लीजिएगा बोलते हैं, आ ऐसे बोल देना, ये ना कि आ ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ई ऐसे बोलेंगे, छोटी अगर ई बोलना है ई तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊ बोलेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा। री बोलना है तो री बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, अ ई ऊ री ऐसे बोलेंगे, जल्दी से जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर। लेकिन दीर्घ स्वर ये बताएं, जिसे ये ह्रस्व स्वर से बोलते समय दुगना समय लगता है। ह्रस्व समय जितना लेते हैं हम लोग समय बोलने में, उससे दुगना समय लगता है किसको बोलने में, ह्रस्व स्वर को बोलने में। जैसे आ ई ऊ ए ऊ आ ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर बोल देंगे आ, बड़े ही रहेगा, बोल देंगे ई ऊ, ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर। इतना तो आया होगा समझ में। देखिए आगे हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहता है वैसा स्वर जिससे उच्चारण करते समय ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। कहने का मतलब, एक मिनट, कहते हैं कि जो प्लुत स्वर है वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से कितना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से तिगुना और दीर्घ स्वर से दुगना। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, ओम। ये जो है ना, ये ओम एक उच्चारण शब्द है, उच्चारण वर्ण है। क्या उच्चारण वर्ण है, बोलेंगे ओम, ये क्या है, ज्यादा समय लग रहा है इसको बोलने में। कैसा समय लग रहा है इसको बोलने में, ज्यादा समय लग रहा है। जैसे बोलते हैं कभी कभी हे राम, हे राम ना जी, तो हे राम आप लोग बोलते हैं ना तो कितना कस के बोलते हैं, हे को जब उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं कि ना हे राम, बोलते हैं ओम, फिर बोलते हैं हे राम। नहीं जी, कोई मरता है हे राम करता है कि नहीं। तो वही जब उच्चारण करता है ना तो ये क्या हो गया, यानी कि ये जो बोलते हैं हम लोग दीर्घ स्वर से दुगना और ह्रस्व स्वर से द्विगुना। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि ये दोनों से, ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, कौन, प्लुत स्वर, ठीक ना। ह्रस्व ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय किसमें लगता है, ये प्लुत स्वर को बोलने में, ठीक ना। तो आप लोग बस इतना अभी जाने। देखिए ह्रस्व स्वर वैसा स्वर जिसे उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए बता दिए ए ई उ। फिर दीर्घ स्वर बता दिए, वैसा स्वर जिसे उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है, दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है जी, दुगना समय लगता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे आ ई ऊ सॉरी, छोटा बड़ा वाला ऊ, ए आई ओ आ, ठीक ना। ऐसे नहीं बोलना ए आई ओ आ, ऐसा नहीं, ए ओ आ ऐसे बोलेंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर बोलेंगे तो ये दोनों से ज्यादा समय, ह्रस्व से दुगना और दीर्घ से तिगुना समय लेंगे। जैसे बोलेंगे ओम, बोलेंगे हे राम, ऐसा नहीं बोलेंगे हे राम ओम, ऐसे नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो उच्चारण उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बोलने के लिए कोई मना करेगा, लेकिन हम लोग उच्चारण उसका कर देंगे ना, क्या कर देंगे, वो गलत उच्चारण हो जाएगा। कैसा उच्चारण हो जाएगा उसका, गलत उच्चारण हो जाएगा। जैसे लिखती भी थी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, कौन, प्लुत स्वर। तो हम लोग आज पढ़े, अभी पढ़े स्वर का भेद, तीन तरह के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आगे देखते हैं। देखिए
आप लोग तो पढ़े हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, देखिए अभी पढ़े आप लोग ह्रस्व, ये स्वर पढ़ लिए, लेकिन स्वर में तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे, देखिए पढ़े थे स्वर में आ ई करके कितना तक पढ़े, औ तक पढ़े ना, लेकिन इसमें हम लोग दो वर्ण नहीं पढ़े, एक नहीं पढ़े अंग, एक नहीं पढ़े क्या आ, है कि नहीं, क्या नहीं, क्या क्या नहीं पढ़े, एक अंग नहीं पढ़े, एक क्या नहीं पढ़े, आ नहीं पढ़े, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये जो है ना, ये जो ये मतलब इसे अयोगवाह वर्ण इसको बोलते हैं, ये जो है अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार, अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक, एक होता है विसर्ग, ठीक है ना। देखिए अनु अनु मतलब कि अयोगवाह वर्ण में हम लोग तीन तरह के पढ़ते हैं, अनुस्वार का सिंबल इस तरह से होता है, अनुनासिक का ये जो आप लोग चंद्र बिंदु कहते हैं, चंदा मामा वाला, विसर्ग मतलब दो टिकली, टिक्का टिकली, है कि नहीं। तो ये देखिए ये विसर्ग है, ये क्या हो गया, विसर्ग है, ये अनुनासिक हो गया, ये अनुस्वार हो गया। तो इसका हम लोग देखिए प्रयोग क्या होता है, कैसे होता है, इसका हम लोग प्रयोग देखते हैं। देखिए हम लोग पहले पढ़ते हैं अनुस्वार, इसको मिटाते हैं, अभी अनुस्वार पढ़ते हैं। देखिए अनुस्वार एक ऐसा वर्ण है जो वर्णों के ऊपर प्रयोग करते हैं, किसके ऊपर, वर्णों के ऊपर, ना कि शब्दों के ऊपर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बोल देते हैं ना कि सर इसको तो शब्दों के ऊपर, शब्दों के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक। देखते हैं, जैसे लिखेंगे हम लोग मंद, मंद लिखे ना, तो क्या ये वर्ण के ऊपर लिखे हम लोग कि शब्द के ऊपर लिखे हैं, नहीं शब्द के ऊपर नहीं लिखे हम लोग, किसके ऊपर लिखे हैं, मंद के ऊपर। और ये जो है ना, इसका मतलब कि जो अर्थ होता है, कभी मा टाइप का होता है और तो कभी ना टाइप का, यानी कि आधा मा आधा ना। ये कब आधा मा होगा, आधा ना कब होगा, जो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो ये चंद्र बिंदु है, इसको चंद्र बिंदु ही बोलते हैं, लेकिन ऐसे अनुस्वार लोग कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग वर्णों के ऊपर करते हैं, इसको उच्चारण जब करते हैं ना तो नाक से हमें ध्वनि आती है, जैसे बोलेंगे ना मंद, बोल के देखना मंद, तो नाक से आपकी जो ध्वनि के साथ जो हवा उत्पन्न होती है ना, देखो वर्ण जब पढ़ते हैं हम लोग तो ध्वनि और जो ध्वनि के साथ साथ जो उत्पन्न हवा होती है ना, उस पर बहुत हम लोग को फोकस करना होता है, बहुत उसका मायने होता है, कौन कहाँ से आता है, कैसे होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से समझ जाइएगा। तो देखियो जब हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं कोई भी वर्णों के ऊपर, तो जो इसके ध्वनि उत्पन्न होता है ना, पहले बताए थे, ध्वनि जो उत्पन्न होता है ना, ध्वनि के साथ जो हवा उत्पन्न होता है वो मुंह से नहीं, कहाँ से आता है, नाक से, बोलते हैं मंद, बोला मंद, देखो नाक से आती है हमारी हवा, कैसी हवा आती है, गर्म हवा आती है, ठीक ना। तो कैसी आती है, यानी कहाँ से आती है, नाक से आती है, जैसे मंद लिखे, ठीक। फिर लिखेंगे पंप, क्या लिखेंगे, पंप। एक बात जैसे मैं जो बताऊंगा कि इसको ना कब पढ़ा जाता है, ये जो बिंदु है ना कब पढ़ा जाता है और माँ कब पढ़ा जाता है, ये बात आप लोगों को कभी किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैं अभी आप लोग कभी बताऊंगा, ठीक ना। ये लिखेंगे पंप। तो देखना एक नोटिस किया कुछ, यहाँ पर देखो ये बिंदु जो ना की मात्रा दे रहा था मंद, आधा ना की मात्रा क्या दे रहा था, यहाँ पर आधा ना की मात्रा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो आधा माँ की मात्रा दे रहा है, पंप, देखना पंप, आधा माना ही है कि नहीं। जैसे लिखेंगे बंदूक, बंदूक, यहाँ पर देखिए ना की मात्रा दे रहा है, किसकी मात्रा दे रहा है, ना की मात्रा दे रहा है। तो ऐसा क्यों, कभी यही बिंदु कभी माँ की मात्रा देता है, कभी कभी बा की ये ना की मात्रा देता है, ऐसा क्यों। जैसे देखिए लिखते हैं मुंबई, मुंबई, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर माँ की मात्रा दिया ना, ये यहाँ पर आधा ना, इसमें आधे ना, और इसमें आधे माँ की मात्रा। तो ऐसा क्यों हम लोग देखिए जानते हैं। आप लोग तो इतना भी अनुस्वार के बारे में पहले जाने ना कि वह ऐसा वर्ण जिसे उच्चारण करते समय हमारी जो ध्वनि के साथ साथ उत्पन्न हवा है ना, वो कहाँ से आती है, नाक से बाहर आती है, कहाँ से, नाक से बाहर आती है। और दूसरा में ये इसके बारे में जान सकते हैं कि जब हम लोग इसको प्रयोग करते हैं तो ऐसे स्थान पर करते हैं जो वर्ण के ऊपर करते हैं, कहाँ करते हैं हम लोग, वर्ण के ऊपर, ना कि शब्द के ऊपर। शब्द के ऊपर कहने का मतलब ऐसा नहीं करते हो, मान लिखते हो ऐसे करके इतना बड़ा गोल अंडा दे देते हो ना, ना अंडा, चलो आज तो अंडा दे दिए हैं, इसको मिटा देते हैं, अब बचा अंडा, इसको गर्म करके फ्राई करके ऑमलेट खाते हैं, नहीं ना। ये नहीं कि ऑमलेट खाने के चक्कर में
ये ऐसे बूंदा देने का टाइप का, अनुस्वार देने का ऐसे कर देना, पूरा मान ऐसे कर देना ऐसे, सर ये तो अंडा है इसको खाऊंगा मैं, ऐसा नहीं, खाने के चक्कर में ये नहीं कि इसके जगह पर जाके पूरा गोल गोल अंडा दे देना, वो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही कहते हैं इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं वर्णों के ऊपर करते हैं, ना कि शब्दों के ऊपर। शब्दों के ऊपर करेंगे तो इसका अर्थ ज्ञान गलत हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से लिखेंगे मन, ये जैसे पंप लिखे तो ऐसे नहीं लिखना, ऐसे करके गोल अंडा, इसको हटा के पंप, पापा को हटा के गोल अंडा बचा तो ऑमलेट खाऊंगा, हाँ बहुत मजा आता, ऐसा नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हम लोग एक वर्ण के ऊपर करते हैं, है कि नहीं। और ये किसकी मात्रा मतलब कि अर्थ देता है, आधा माँ या तो फिर आधा अन्ना। अब आधा ना कहाँ देता है, आधा माँ कहाँ देता है, सुनो, तो ये बताया नहीं होगा लेकिन मैं आज बता देता हूँ। अब ज्यादा हार्ड नहीं, एकदम सिंपल है। देखिए, देखना, जब पवार्ग प फ ब भ और मैं, जब हम लोग कोई वर्ण लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, पंप लिखे ना, पंप लिखे, मुंबई लिखे, तो जब याद रखना कि जब वर्ण, जहां पर वर्ण रहेगा ना, जिस वर्ण, और वर्ण के ऊपर ये अनुस्वार दिए, और यानी कि दिए हुए वर्ण के ऊपर अनुस्वार है, उसके आगे अगर कोई पवार्ग आ जाए, क्या आ जाए, पवार्ग, पवार्ग कहने का मतलब समझते हो ना, प के मतलब आने, पा के आगे आने वाले वर्ण, जैसे प फ ब भ म, यानी प वर्ग है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, समूह, प मतलब, तो ये जो प फ ब का वर्ग है ना, तो याद रखना कि जहां हम लोग बिंदु देते हैं यानी कि अनुस्वार देते हैं, उसके आगे अगर पवार्ग आ जाता है ना, तो हम लोग किसका मात्रा पढ़ते हैं, इसको कैसा मात्रा, माँ की मात्रा, इसकी माँ की। जैसे देखो, प है, ऊपर बिंदु है, उसके आगे क्या है, प है, यानी कि प है, ये वाला है ना, तो इसमें हम लोग किसकी मात्रा पढ़ते हैं, माँ की मात्रा, किसकी, ऐसी मात्रा। मुंबई लिखे, मुंबई के देखो, म है, ऊपर क्या है, बिंदु है ना, उससे आगे क्या है, ब है, यानी कि पवर्गी क्यों ना है, देखो ये जो है ना बिन, यानी कि देखो यहाँ मुंह लिखे, है कि नहीं, मुंह लिखे, उसके आगे देखो पवर्ग की है, प फ ब, है कि नहीं, तो उसके आगे ब है, तो ये जो बिंदु है इसमें किसकी मात्रा हम लोग समझेंगे, माँ की मात्रा, किसकी मात्रा, माँ की मात्रा। तो इस बात को कोई नहीं बताया होगा आप लोगों को, जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको नोटिस करना कि जब अनुस्वार के आगे यानी कि वर्णों के ऊपर जब अनुस्वार है, उस अनुस्वार के आगे पवर्ग की, पवर्ग का कोई वर्ण आ जाए या कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, तो क्या हो जाएगा, माँ का उच्चारण कर देंगे। लेकिन इसके अलावे, पवर्ग के अलावे और कुछ अगर आ गया ना, तो वहां पर हम लोग ना का उपयोग करते हैं, जैसे शंख, है कि नहीं। हाँ, तो अंक की मात्रा था लेकिन ना की नहीं आ रहा, जैसे लिखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा लिखे ना, फिर लिखेंगे और लिखते हैं क्या, बिंदु, बिंदु। देखो तो ये मत देखना कि सर बाप पर अगर है तब माँ पढ़ेंगे, नहीं, यहाँ पवार्ग पवार्ग रहे चाहे कवार्ग रहे चाहे कुछ भी रहे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। जिसपे जो बिंदु रहेगा ना, यानी कि जो ये अनुस्वार रहेगा ना, किस पे है वो हम लोग को नोटिस नहीं करना है, नोटिस इस बात को करना है कि जिस पे है उसके आगे क्या है। अगर पवार्ग रह गया तो माँ पढ़ेंगे, अगर पवार्ग के अलावा कुछ और रह गया तो क्या पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे, है कि नहीं। देखो यहाँ पर द है, क्या है, द है, ऐसा तो नहीं है कि ये पवार्ग की मात्रा नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। ये यानी कि द है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे। लेकिन जब यहाँ पर पापा वर्ग का कुछ रहता, चाहे पा रहता या फा रहता या बा या भा या माँ, कुछ भी रहता, तो हम लोग यहाँ पढ़ क्या पढ़ते, माँ पढ़ते, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पढ़ा जाएगा क्या, ये ना, क्योंकि इस विसर्ग जो अनुनास, ये अनुस्वार है, उसके आगे क्या है, द है। द यानी कहने का मतलब इसके अलावा कुछ और है। इतना तो आया होगा बात समझ में। अब देखते हैं ना कब कहते हैं, ना अभी बता ही दिए ना, ना जब हम लोग पढ़ेंगे, जब जैसे अभी बताए ना हम लोग, बिंदु, सिंधु, है कि देखो, धा क्या पवर्ग है ये वाला, नहीं, तो जब पवर्ग नहीं है तो कुछ और है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको ना की पढ़ेंगे। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं हम लोग अनुस्वार पढ़ लेंगे, अब अनुनासिक देखते हैं, अनुनासिक, ठीक ना। अनुनासिक इस टाइप का होता है, चंद्र बिंदु जिसको बोलते हो, है कि नहीं। तो अनुनासिक भी वही मामला है, देखो
ये भी है जो वर्णों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। इस उच्चारण करते समय जो हमारी ध्वनि के साथ साथ जो हवा उत्पन्न होती है वो भी हमारी नाक के द्वारा बाहर आती है। जैसे चांद, क्या लिखेंगे हम लोग? चांद। बोलो तो, चांद बोलोगे ना तो जो तुम्हारी ध्वनि के साथ जो हवा उत्पन्न होती है ना वो नाक से बाहर आती है। कैसे आती है? नाक से बाहर आती है। और इसका भी प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वर्णों के ऊपर करते हैं। कहाँ करते हैं? वर्णों के ऊपर करते हैं। और ये भी जो है ना आधे मार्क टाइप का लगता है, यानी कि कैसा मात्रा देता है, ये कैसा फील देता है? आधे ना का, है कि नहीं? चांद लिखेंगे, फिर लिखेंगे आंगन, आंगन। तो देखो तो ये है कि नहीं, वर्ण के ऊपर है ना। तो जो जैसे हम लोग वर्ण ये क्या पढ़े हम लोग, पहले अनुस्वार पढ़े ना, तो जिस टाइप का अनुस्वार था उसी टाइप का, लेकिन बस इसका पहचान जो चिन्ह है ना थोड़ा सा अलग टाइप का है कि नहीं? आई बात समझ में? तो देखना ये जो है और वो है, उसमें देखो ये अनुस्वार था और ये अनुनासिक था, इसमें अंतर पहचानने का नियम है। देखो ये जो है ना तुरंत खत्म हो जाता है, ये थोड़ा लंबी सांस को होता है। जैसे बोलेंगे ना, देखो इधर मंद, अभी लिखे ना मंद, और बोलेंगे चांद, तो ये लंबी है। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। अनुनासिक जो होता है ना अनुस्वार से ज्यादा समय लेता है। जब बोलते हैं हम लोग बोलते समय जो हमारा अनुनासिक है ना वो अनुस्वार से ज्यादा समय लेता है। जैसे आंगन, ज्यादा ले रहे हैं ना, आंगन ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं, तो वो क्या हो गया? अनुनासिक हो गया, लेकिन तुरंत खत्म हो जाता है। जैसे मंद, चंद, क्या लिखेंगे? चंद, चंद लिखे, तुरंत खत्म हुआ कि नहीं? चंद। तो ये वही कहता है, ये जो है ना कम समय के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि इसको उच्चारण करते समय कम समय लगता है, और अनुनासिक को उच्चारण करते समय थोड़ा ज्यादा समय लगता है। किसके तुलना में? अनुस्वार की तुलना में अनुनासिक को प्रयोग करते समय ज्यादा हम लोग को समय लगता है कि नहीं? उसी को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। ये भी है जो किसके ऊपर होता है? वर्णों के ऊपर। ऐसा नहीं करना, आंगन लिख के, आंगन लिख के और यहाँ से ऐसे कर देना, इतना बड़ा का शंकर भगवान का टीका नहीं है, नाव पर लगता है बैठा ये कोई गोल अंडा है, ऐसा नहीं करना, ठीक? वो हम लोग वर्णों के ऊपर करते हैं। जैसे यहाँ लिखे ना वर्णों के ऊपर, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चांद पे ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं कर देना, चांद लिखो चांद और यहाँ ऐसे कर दो, ये सब क्या हो जाते हैं? गलत हो जाएंगे। ये सही है, कोई एक वर्ण भी ऊपर करो, और ये भी ना की मात्रा देता है ना। और हम लोग देखते हैं विसर्ग, देखते हैं विसर्ग, ऐसे तो टिकली की तरह है, ठीक ना? तो विसर्ग है ना, ये जो है इसको भी जैसे उच्चारण करते हैं ना तो हम लोग जैसे बोलते हैं अतः, अतः उच्चारण जब करते हैं तो इसमें ह की मात्रा आता है, आधे ह की, किसके जैसा? आधे ह की। और ये वर्णों के आगे लगता है। किसके आगे? वर्णों या तो फिर शब्दों के आगे या तो फिर मध्य में लगता है। कहाँ लगता है? मध्य में, बीच में। ये ना किसी वर्ण, जैसे लिखेंगे प्रातः काल, प्रातः काल, है कि नहीं? तो देखो मध्य में लगा ना, बीच में लगा, मध्य मतलब होता है क्या? बीच में। तो इसका जो प्रयोग होता है या शब्दों के आगे या तो फिर मध्य में। मध्य कहने का मतलब होता है बीच में। क्या जी? बीच में। जैसे लिखे ना प्रातः काल, देखो बीच में हुआ, अतः लिखे तो बीच में, अंत में हुआ, पुनः अंत में। ये नॉर्मली अधिकतर टाइम में मतलब कि शब्द के अंत में, वैसा ही एक आध को शब्द आता है जो बीच में होता है, लेकिन हमेशा ये जो है ना नॉर्मली मतलब जो ये है शब्दों के अंत में ही लगता है। जैसे लिखेंगे दुख, दुख तो अब ऐसे नहीं लिखते हैं लोग, पहले दुख ऐसे लिखते थे, लेकिन दुख अब ऐसे लिखना आने लगा है कि ना, दुख है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कहाँ किए? प्रयोग किए, शब्दों के बीच में किए, है कि नहीं? यहाँ भी देखो शब्दों के बीच में, लेकिन नॉर्मली हमेशा कहाँ लगता है? अब ये अंत में ही लगता है, ठीक ना? तो इसमें जो है ना ह की मात्रा आता है। किसकी मात्रा? आधे ह की, ठीक ना? तो आप लोग देख लिए होंगे इतना, क्या क्या पढ़े अभी हम लोग? ये स्वर वर्ण के भेद पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, वैसा स्वर, इसको उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है। जैसे अ, ई, छोटी ये छोटी ऊ और ई। दीर्घ पढ़े हम लोग, वैसा स्वर जिस उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगना समय लगता है, जैसे में अ, आ, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, आ, ठीक ना? उसके अलावा हम लोग पढ़े अयोगवाह, क्या पढ़े? अयोगवाह वर्ण। जैसे अभी पढ़े अनुस्वार पढ़े, फिर अनुनासिक पढ़े, अनुस्वार पढ़े जिसकी ध्वनि के साथ साथ जो हवा उत्पन्न होती है वो नाक से बाहर आता है, ये वर्णों के ऊपर लगता है, ये न और आधा म की उच्चारण करता है। ये मतलब और पढ़े हम लोग अनुनासिक पढ़े, उसमें भी हम लोग पढ़े जो क्या पढ़े?
वैसा स्वर जो वर्णों के ऊपर प्रयोग किया जाता है और ना की मात्रा लगता है। विसर्ग पढ़े वैसा जो शब्दों के अंत में लगता है और कभी कभी बीच में लगता है और इसमें ह की मात्रा आता है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आगे की क्लास में कंटिन्यू रखूँगा। आप लोग का सदा सपोर्ट रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे पिछली वीडियो को अच्छा आपने सपोर्ट किया है, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे और लोगों तक मैं पहुँच सकूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।